हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। इलस्ट्रेशन 13.4 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काइनेटिक थियरी ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें हमें प्रेशर ड्यू टू गैस उसका इक्वेशन डिराइव करना है। उससे पहले कुछ पोस्टुलेट्स जो हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इन गैस आर वेरी लार्ज। आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इन अ गैस इज वेरी लार्ज। सेकंड पोस्टुलेट्स, molecule can be considered as a spherical molecule can be considered as a rigid sphere. molecule जो है it can be considered as a rigid sphere. Third postulate, when two molecules collide or molecule collide with wall of the container, then this collision is elastic. ये collision elastic होगा. When two molecule collides, collision is elastic in nature. Elastic collision में क्या होता है? Kinetic energy conserve होता है. Molecule performs continuously random motion. Molecules perform continuously random motion. As molecules are very large, continuously वो क्या करेंगे? Collide करेंगे. Then, at ordinary temperature and pressure, the average distance between two molecules is 10 times more than size of molecule. Size of molecule 2 angstrom. Clear? तो average distance is 10 times more. Clear or not? During collision, दो मोलेक्यूल के बीच कोलिजन हो या कोलिजन विथ वॉल हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है एंड इट फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इट फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, दो मोलेक्यूल के बीच फोर्स तभी लगता है व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन. बाकी दो मोलेक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं लगेगा. नो इंटरेक्शन, मतलब नो अट्रैक्शन, नो रिपल्सन. इसलिए मोलेक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैस, दैट इज मोलेक्यूल्स ऑफ गैस. ओके, तो हमें इक्वेशन डिराइव करना है. ठीक है, हमें इक्वेशन डिराइव करना है. चलो देखो, प्रेशर ऑफ गैस के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है. ओके बच्चों, तो सबसे पहले कंसीडर वन क्यूबिकल कंटेनर. जरूरी नहीं है कि कंटेनर क्यूबिकल होना चाहिए, लेकिन टू डिराइव सर्टेन रिजल्ट्स वी यूज सम एजम्पशंस जिसको हम विजुलाइज कर सकें, जिसको हम अच्छे से देख सकें कि क्या हो रहा है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. Suppose here there are total n number of molecules of gas, total number of molecules present in this container. Small n क्या है? नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी मतलब
number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume, or you can write like this, per unit volume, number of molecules per unit volume. Okay, number of molecules per unit volume. Here let m be the mass of one molecule, mass of molecule of gas. दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? Let m be the mass of molecule of gas. Yes, clearly visible. Now consider one of the molecule is moving with velocity v. Clear? One of the molecule is moving with velocity v in this container. It has three components: Vx, Vy and Vz. Okay, Vx, Vy and Vz. तो इस तरह से ये मोलेक्यूल इस वेलोसिटी से ये वॉल की तरफ बढ़ रहा है. सपोज दिस इज वॉल A1, दिस इज वॉल A2. कंसिडर लाइक दिस. अब एक चीज याद रखना कि अगर इफ यू पंच दिस वॉल इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल टू द वॉल तो वो आपको अफेक्ट करेगा. लेकिन अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे पैरेलल टू द वॉल, कितनी भी स्पीड से जाओ, कुछ होने वाला नहीं. व्हाट आई मीन टू से कि ये जो वॉल है कैन एक्सर्ट फोर्स ओनली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन टेंजेंशियल टू द वॉल. एज दिस वॉल इज पैरेलल टू YZ प्लेन, एज दिस वॉल इज पैरेलल टू YZ प्लेन, परपेंडिकुलर टू YZ क्या होता है? X. So wall can exert force only perpendicular to YZ plane. मतलब only in which direction? X direction. So Y and Z component of wall are not going to change. Y and Z component of wall, Y and Z component of velocity are not going to change. Only X component of velocity is going to change. तो यहाँ पे Y and Z तो चेंज होने वाला है नहीं. मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने कंसीडर की है Vx I कैप, Vy J कैप, Vz K कैप. अब ये जो वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर. अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये समझना. जब ये मोलेक्यूल इस वॉल के साथ टकराएगा तो सिर्फ यही कंपोनेंट चेंज होगा, इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं. अब कोलिजन क्या है? इलास्टिक है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब स्पीड ऑफ मोलेक्यूल शुड रिमेन कांस्टेंट. सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज होगा तो जो स्पीड है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अब देखिए जो वाई एंड जेड कंपोनेंट है वो तो चेंज होने वाला है नहीं, रिमेन्स एज इट इज. तो ये चीज, ये दोनों सेम रहे, तो जब ये सेम रहेगा तभी तो स्पीड सेम रहेगी. एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होता है पर वैल्यू नहीं. एज इट कैन एक्सर्ट फोर्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल, जो एक्स कंपोनेंट है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड चेंज नहीं करनी है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखिए सेम एज दिस. बात समझ में आ रही है? और वाई एंड जेड कंपोनेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, दिख रहा है ना आप लोगों को ऊपर वहां तक जहां लिखा है मैंने. ओके, तो वाई एंड जेड कंपोनेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, वो भी क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू नहीं. तभी तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, वॉल तो हिलने वाला है नहीं. तो इस तरह से जब ये मोलेक्यूल इसके साथ कोलिजन करेगा, जब ये मोलेक्यूल इसके साथ कोलिजन करेगा तो उसकी मोमेंटम चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगी. उसमें भी वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी एंड जेड कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम रहेगी. तो जब चेंज मतलब डिफरेंस लोगे तो वो कट हो जाएगा.
तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोलेक्यूल क्या होगा? अगर आपको पूरा लिखना है मैं पूरा लिख देता हूं एक बार। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोलेक्यूल आफ्टर वन कोलिजन विद द वॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोलेक्यूल क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज फाइनल, मैं आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा हूं, और ये इनिशियल। आप आई कैप जे कैप भी डाल सकते हो, या माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जब ये डिफरेंस लोगे आप तो ये क्या होगा? माइनस टू एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोलेक्यूल क्या हो जाएगा? माइनस टू एम वी एक्स। क्लियर? जितना मोमेंटम मोलेक्यूल का चेंज हुआ किसके साथ टकरा रहा है? वॉल के साथ, तो उतना ही मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? क्लियर? जितना मोमेंटम मोलेक्यूल का चेंज होगा उतना ही वॉल का चेंज होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कहाँ तक दिख रहा है? नीचे? ओके, दिख रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मॉम नहीं है बेटा, मॉम को चेंज मत करना, चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल क्या होगा? प्लस टू एम वी एक्स। क्लियर? दिस इज ड्यू टू collision of single molecule with wall of the container. This is the change in momentum of wall plus 2 mvx. अब ध्यान से देखना, सपोज ये मोलेक्यूल को यहां से यहां पहुंचने के लिए डेल्टा टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? डेल्टा टी, यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मुझे बताओ? ये डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उस डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम, वी एक्स डेल्टा टी। यस और नो? सपोज ये मॉलिक्यूल वॉल तक पहुंचता है इन डेल्टा डी टाइम। क्लियर और नॉट? तो यहां पे इन डेल्टा डी टाइम इंटरवल देखना, थोड़ा 3D में बना रहा हूं फिगर, थोड़ा ध्यान से। इन डेल्टा डी टाइम इंटरवल ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंचा। तो कहना इसे कि जितने भी मॉलिक्यूल ये वॉल्यूम में होंगे, अगर ये यहां पहुंच सकता है तो ये सारे भी। क्लियर और नॉट? ये सारे मॉलिक्यूल यहां पहुंचने के लिए कैपेबल है जो यहां है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी हम सेम लेंगे। मतलब अगर ये यहाँ पहुँच सकता है तो इसके पीछे वाला तो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये पहुँच सकता है, मतलब इस रेंज में जितने हैं वो सब यहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे वो बाद में बताऊँगा। तो हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम? ये जो रीजन है ये वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस, सपोज ये डेल्टा टी टाइम में मोलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस हो गया वी एक्स डेल्टा टी। जितने मोलिक्यूल इस रीजन में हैं वो सब इसके साथ कोलिजन करेंगे, वो सब इसके साथ कोलिजन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स? बोलो, यूनिट वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स? तो वी एक्स डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स? क्लियर? तो n वी एक्स डेल्टा टी, दिस आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये तो लेंथ है, सॉरी, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये वॉल्यूम मिलेगा। सपोज ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया ऑफ वॉल, तो ये वॉल्यूम कितना होगा? एरिया को इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? तो a इंटू एन ए वी एक्स डेल्टा टी, दिस आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन दिस डिस्टेंस। क्लियर? दिस आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विद इन डिस्टेंस वी एक्स डेल्टा टी। क्लियर? तो इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस वॉल्यूम में। अब हम प्रैक्टिकली, अगर इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट है तो सारे तो इधर जाएंगे नहीं, हम ऐसा कंसिडर करेंगे आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे और बाकी मेरे पीछे आएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने मोलिक्यूल है उसके हाफ ऑफ द मोलिक्यूल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टूवर्ड्स वॉल जाएंगे और हाफ कहाँ जाएंगे? अवे फ्रॉम वॉल। तो जो टूवर्ड्स A1 वॉल जा रहे हैं उसमें ही हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वही वॉल के साथ कोलिजन करेंगे। और जब ये मोलिक्यूल्स ये वॉल की तरफ जा रहे हैं
तो रास्ते में वो किसी मोलिक्यूल के साथ कोलिजन नहीं करते हैं, वो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर करते भी है, ध्यान से देखना, तो ये कोलिजन इलास्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था ऐसे, लेकिन कोलिजन के बाद इमीडिएटली ये कहाँ जाएगा, इधर, और ये कहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन में। यस और नो, ये ऐसे जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये, अगर कोलिजन इलास्टिक है, आप समझिए कोलिजन इलास्टिक है, एंड इफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल कोलाइड, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जो इस तरफ जा रहा था वो तो जाता ही रहेगा। तो कोलिजन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इतने मोलिक्यूल में से आधे जाएंगे टूवर्ड्स वॉल और आधे जाएंगे अवे फ्रॉम वॉल। तो कितने मोलिक्यूल वॉल के साथ कोलिजन कर सकते हैं डेल्टा टी टाइम में? इतने मोलिक्यूल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद द वॉल, ये रहे, लिख देना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैन, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल लिख देना आप लोग, फिर लिखना हाफ ऑफ मोलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स द वॉल A1, हाफ विल मूव टुवर्ड्स A2। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैन कोलाइड विद वॉल A1 इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ये इतने हैं, ये आप लिख लेना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैन कोलाइड विथ वॉल A1 इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ये इतने हैं। एक मोलिक्यूल से कितना मोमेंटम मिला वॉल को, बोलो 2mvx। तो इतने मोलिक्यूल से कितना मोमेंटम मिलेगा बताइए, इतने मोलिक्यूल से कितना मोमेंटम मिलेगा? तो दिस इज मोमेंटम गेन बाय वॉल, यस और नो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये मोलिक्यूल्स कितने टाइम में कोलिजन कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम में। तो मोमेंटम रिसीव्ड और गेन बाय वॉल इन डेल्टा टी टाइम, टेक्स्ट बुक में इसको लिखा है Q से सिंबल, इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट क्या आएगा, हाफ, बहुत बड़ा डेरिवेशन है बच्चों, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता हूँ, बड़ा सा बोर्ड होता तो मैं लिख देता सब कुछ, ये रहा, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये, दिस इज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन डेल्टा टी टाइम। चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम कितना, तो डेल्टा टी टाइम में क्यों, तो यूनिट टाइम में कितना, इसे क्या कहते हैं, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं, फोर्स। तो A n vx स्क्वायर, यू कैन राइट m vx स्क्वायर। देखिए A आ गया, n आ गया, vx स्क्वायर आ गया, m आ गया, q बाई डेल्टा टी, दिस इज फोर्स। क्लियर और नॉट, ये फोर्स आ गया, क्लियर। तो प्रेशर के लिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, इस प्रेशर दिख रहा है ना आप लोगों को, nmvx स्क्वायर, दिस इज प्रेशर nmvx स्क्वायर। अभी भी ये कहानी आधी अधूरी है। देखिए प्रेशर इज nmvx स्क्वायर। अब यहाँ पे मोलिक्यूल्स का रैंडम मोशन चलता है, तो हम फिक्स स्पीड नहीं ले सकते हैं, फिक्स स्पीड नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे मोलिक्यूल्स जो है दे डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन वेलोसिटी। तो हम कंसिडर करेंगे कि एक ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स vx स्पीड से इधर जा रहा है, दूसरे ग्रुप का वेलोसिटी कुछ और अलग हो सकता है, स्पीड अलग हो सकता है, स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। सो यहाँ पे हमें जो प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोलिक्यूल्स परफॉर्म कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, तो जो स्पीड है वो हमें एवरेज लेनी पड़ेगी। तो nm ओरिजिनल फॉर्मूला प्रेशर का ये रहेगा, एवरेज vx स्क्वायर, इसको हम एवरेज में डाल देंगे, ठीक है। रीजन इज ओनली वन, ऑल मोलिक्यूल्स इन अ गैस डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन वेलोसिटी। सो दिस इक्वेशन nmvx स्क्वायर stands for pressure due to group of molecules with speed vx in x direction, and n stands for number density of that group of molecules. The total pressure is obtained by summing over contribution due to all such group। किसी कोई एक ग्रुप ये स्पीड से चल रहा है, कोई एक ग्रुप दूसरी स्पीड से चल रहा है, कोई तीसरा ग्रुप, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो n इन m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vxn स्क्वायर डिवाइड बाय, मतलब एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो ये तब जाके ये प्रेशर मिलेगा, क्लियर। तो वेयर दिस इज एवरेज ऑफ vx स्क्वायर,
दिस इज एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर। अब समझिए बच्चों कि अगर मैं यहां पे वी स्क्वायर ले लूं तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अगर मैं एवरेज ले लेता हूं दोनों साइड, नाउ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी फॉर अ मोलेक्यूल टू मूव इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, इसलिए तीनों तीन की एवरेज वैल्यू सेम होगी। इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर या 3 टाइम्स वी वाई स्क्वायर या 3 टाइम्स वी जेड स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टू मूव इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, तो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर इज 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1/3 वी स्क्वायर बार, यस और नो? तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो 1/3 NM वी स्क्वायर बार। क्लियर? क्लियर? 1/3 NM वी स्क्वायर बार। Any doubt in this? So this is about pressure of gas, NM 1/3 NM V square। आपको पता है ये क्या है? N नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये मास ऑफ वन मोलेक्यूल है, तो इसे मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, विच इज डेंसिटी। तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला याद रखना, हाफ रो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। किसी बुक में इस एवरेज को हम ऐसे भी आप पढ़ोगे 1/3 रो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, ऐसा। ये सिंबल भी किसी किसी बुक में यूज करते हैं। क्लियर? दिस इज प्रेशर 1/3 रो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। इट इज नॉट गिवन इन अवर बुक, बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखिए बच्चों, तो फिर से ये मोलेक्यूल एक कंसीडर किया, मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये रही वेलोसिटी, टकराएगा इस वॉल के साथ, बट वॉल कैन एक्सर्ट फोर्स ओनली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वी वाई एंड वी जेड सेम रहेगा, ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज, और वो भी एग्जैक्ट ऑपोजिट इसलिए हुआ क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा मोलेक्यूल का, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होगा इसलिए सिर्फ हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, इसका और इसका। क्लियर और नॉट? तो जब ये वॉल से टकराया तो बिफोर कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम? m इंटू वी एक्स वी वाई वी जेड। आफ्टर कोलिजन व्हाट इज मोमेंटम? m इंटू माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड। डिफरेंस क्या आया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोलेक्यूल -2m वी एक्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उतना ही मोमेंटम वॉल का चेंज होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन +2m वी एक्स। ओके, एक मोलेक्यूल से यूनिट वॉल्यूम में इतने मोलेक्यूल्स हैं। अब देखिए, अगर ये मोलेक्यूल को यहाँ पहुँचने के लिए डेल्टा टी टाइम चाहिए, तो वी एक्स डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस है, तो डेल्टा टी टाइम में इस वॉल्यूम में जितने मोलेक्यूल होंगे, इस रीजन में जितने मोलेक्यूल होंगे, वो इस वॉल के साथ कोलिजन करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वॉल्यूम में कितने मोलेक्यूल होंगे? तो यूनिट वॉल्यूम में n मोलेक्यूल। ये वॉल्यूम कैसे निकाला? क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ, कौन सी लेंथ? जो क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर है उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर यूनिफॉर्म एरिया है तो ये वॉल्यूम देता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये वी एक्स डेल्टा टी कैसे आया? स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो डेल्टा टी टाइम में मोलेक्यूल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वी एक्स डेल्टा टी। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने मोलेक्यूल्स होते हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने मोलेक्यूल्स होते हैं? और आउट ऑफ दोज ओनली हाफ ऑफ द मोलेक्यूल आर एलिजिबल टू कोलाइड विद द वॉल। प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ दोनों साइड चलेंगे, मतलब हाफ टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जाएंगे तो हाफ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स भी जाएंगे। क्लियर और नॉट? सो सिंगल मोलेक्यूल के कारण इतना मोमेंटम चेंज होता है, तो इतने मोलेक्यूल के कारण कितना मोमेंटम चेंज होगा, और इतने मोलेक्यूल कितने टाइम में कोलिजन करते हैं? डेल्टा टी टाइम में। सो दिस इज द मोमेंटम रिसीव्ड बाय वॉल इन डेल्टा टी टाइम। मोमेंटम रिसीव्ड बाय वॉल इन डेल्टा टी टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम q बाय डेल्टा टी, तो इसे हम कहेंगे फोर्स। ये q इसलिए सिंबल लगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, बाकी आप डेल्टा p लगा सकते हैं। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर आ गया। अब सभी मोलेक्यूल का वेलोसिटी सेम नहीं होता है। सपोज एक ग्रुप ऑफ मोलेक्यूल्स दे आर मूविंग विथ स्पीड vx टुवर्ड्स द वॉल, ओके, तो दूसरा कोई ग्रुप है उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, तीसरा है उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। तो एवरेज वेलोसिटी इसलिए लेते हैं कि एक ग्रुप ये रहा nm vx1 स्क्वायर, दूसरा ग्रुप nm vx2 स्क्वायर, तीसरा ग्रुप nm vx3 स्क्वायर, चलता रहेगा। तो एवरेज जो प्रेशर है वो क्या बनेगा? nm ब्रैकेट vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइड बाई n। तो ये इस तरह से मिला। फिर n क्या है? टोटल ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल डिवाइड बाय एवरेज फाइंड करने के लिए, ये n अलग है। तो प्रेशर इज nm vx स्क्वायर। अब vx स्क्वायर क्या होगा? देखिए, vx स्क्वायर विल बी 1/3 ऑफ v स्क्वायर। क्लियर? 1/3 ऑफ v स्क्वायर।
NM क्या है? डेंसिटी। क्लियर? तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये सब मिटा रहा हूँ मैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, पूरा समझ में आ गया? 2 बार मैंने समझाया, 2 बार आप लोग देखना, पूरा समझ में आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। नॉट टेक टेंशन। तो देखिए बच्चों, P इक्वल टू 1/3 NM V² बार मिला। क्लियर? अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम V है तो गैस का भी वॉल्यूम V है। कैपिटल V से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, कैपिटल V से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? कैपिटल V से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल V क्या है? देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यूनिट वॉल्यूम में n मोलेक्यूल्स, तो V वॉल्यूम में कितने मोलेक्यूल्स? सो आई कैन से दिस आर टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। इवन सिंगल मोलेक्यूल जो है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ NV की जगह मैं कैपिटल N रख भी देता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। देखना बच्चों ध्यान से, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलेक्यूल। और सभी मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर आप ऐड करोगे, क्लियर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलेक्यूल, सभी का काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगा। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को हम E से डिनोट करते हैं, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 E। एक मोलेक्यूल का ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो N मोलेक्यूल का कितना है? तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल गैस। तो PV इक्वल टू क्या आ गया? 2/3। क्लियर? PV इक्वल टू 2/3। ओके, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन हम आइडियल गैस में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्लियर और नॉट? म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर हम इग्नोर करते हैं तो प्योरली काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली इंटरनल एनर्जी। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। PV इज 2/3, PV इज 2/3। अब PV इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? ये एक स्टार है एंड वी नो दैट अर्लियर स्टडी से हमने ये डिराइव किया हुआ है, PV इक्वल टू NKBT, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए, स्टार एंड डबल स्टार को कंपेयर कीजिए, क्या हो जाएगा? 2/3E इज इक्वल टू NKBT। तो ये क्या हो गया बोलिए? 3/2 KBT। यस और नो? ये क्या हो गया? 3/2 KBT। N कहाँ चला गया? N मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और अगर आपको सिंगल मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए, N मोलेक्यूल का इतना, तो सिंगल मोलेक्यूल का कितना? E/N। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी E/N 3/2 KBT। E/N क्या होगा? हमने इसकी जगह ही रखा था, तो E/N क्या होगा? हाफ mv²। तो हाफ mv² इज 3/2 KBT, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलेक्यूल। आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है एंड काइनेटिक एनर्जी है वो मोलेक्युलर लेवल पे हम डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलेक्यूल। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। उनको रिलेट कौन कर रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोलेक्यूल, सिंगल मोलेक्यूल, it is 3/2 kT. This kinetic energy doesn't depends on pressure or volume. Clear? ये काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर और वॉल्यूम। और सभी मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तभी आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगा, टोटल इंटरनल एनर्जी।
As kinetic energy is a function of temperature, internal energy is also a function of temperature. ओके बच्चों, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलिक्यूल है. एक मोल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो 1 मोल ऑफ गैस, ध्यान से देखना, 3/2 kT इंटू Na. KB किसकी जगह रखा था? R/Na. Na कट, तो 3/2 RT करोगे, KB इज R/Na. KB इज R/Na. यस और नो? तो KB की जगह KB इंटू Na की जगह R डाल दिया. ये 1 मोल ऑफ अ गैस है, 1 मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है. क्लियर बच्चों? एक मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रही. देखिए बच्चों, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. 3/2 kBT और 1 मोल, ये मोलार मास है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं 3/2 RT से. ये मोलार मास है, सिंगल मोलिक्यूल का मास है. अब जो इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं, 2 कट V² बार, ये क्या है? मीन ऑफ एवरेज, स्क्वायर ऑफ एवरेज. ये मीन है किसका? स्क्वायर ऑफ एवरेज स्पीड का. तो 3 kBT/m. अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं तो ये VRMS हो जाएगा, ये VRMS हो जाएगा. दोनों साइड में रूट ले लेता हूं. VRMS किसे कहते हैं समझना? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली वेरी होते हैं मोलिक्यूल्स की, इसलिए हम एक RMS स्पीड डिफाइन करते हैं. आपके घर पे जो AC वोल्टेज आता है वो भी कंटिन्यूसली वेरी करता है. तो 220 वोल्ट का जो सप्लाई आ रहा है वो RMS वैल्यू है, वो कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है. उसी तरह से ये RMS स्पीड मिलेगा. अगर उसी तरह से जैसे यहाँ निकाला RMS स्पीड ऑफ मोलिक्यूल है, तो आप इस फॉर्मूला से लाओ या इस फॉर्मूला से लाओ, आंसर एक ही आएगा RMS स्पीड के लिए. ध्यान देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी. अगर RT लिखते हो तो नीचे मोलर मास लिखना है, KB लिखते हो तो नीचे मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल लिखना है. याद रखना, आंसर सेम आएगा. आप ऊपर नीचे Na से डिवाइड कीजिए, R/Na, MO/Na. MO/Na क्या होगा? मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल. R/Na क्या होगा? KB. क्यों Ma/Na मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल? घर पे सोचना. Na मोलिक्यूल का मास MO क्या? मोलर मास. एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर. तो Na मोलिक्यूल का मास MO, तो एक मोलिक्यूल का कितना? MO/Na. R/Na को क्या कहते हैं? MO/Na को क्या कहते हैं? स्मॉल m. दिस इज RMS स्पीड. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर. अगर दो अलग अलग गैस एक ही कंटेनर में है, लेकिन उनका टेम्परेचर, अगर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो दोनों का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? 1:1. लेकिन RMS स्पीड, अगर टेम्परेचर सेम है तो RMS स्पीड सेम होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी मोलिक्यूल का मास अलग अलग होता है, मोलार मास अलग अलग होता है. ये ध्यान रखना. तो ये फॉर्मूले, RMS स्पीड के फॉर्मूले आपको नहीं दिए हैं, पर ये आप डिराइव करना. नाउ मोर देन 1 gases आर फिल्ड इन अ सिंगल कंटेनर. तो प्रेशर अगर निकालना है तो सिंगल गैस के कारण जो प्रेशर होगा वो 1/3 nmv² बार होगा. 1/3 nmv² बार होगा. क्लियर? तो फर्स्ट टाइप ऑफ गैस की नंबर डेंसिटी अलग होगी, मोलर मास अलग होगा. दूसरे टाइप के लिए N2M2v² बार. तीसरे टाइप का गैस होगा. तो इट लीड्स टू, क्या बताता है ये? बोलिए. इट लीड्स टू, यहाँ पे भी स्पीड भी अलग होगी. ये प्रेशर होगा फर्स्ट गैस के कारण, ये प्रेशर होगा सेकंड गैस के कारण, ये प्रेशर होगा थर्ड गैस के कारण. तो इट इज अ सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैस, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ईच गैस. सबको ऐड कर दो. पार्शियल प्रेशर मतलब अगर एक ही गैस प्रेजेंट होता तो इतना प्रेशर होता.
बहुत सारे प्रेजेंट है तो सबके प्रेशर आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके नेट प्रेशर मिलेगा। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके बच्चों, तो दिस इज अबाउट काइनेटिक थियरी ऑफ आइडियल गैस। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, देखिए। उन्होंने सारे इक्वेशन तो नहीं दिए, पर आप ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय 3/2 kT और 3/2 RT। 3/2 kT विल गिव यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलेक्यूल, 3/2 RT विल गिव यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। देखिए, अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गॉन एंड क्लोरीन in ratio 2:1, argon and chlorine in ratio 3:1, 3 times argon, 1 time chlorine, sorry, 2:1 in mass, 2:1, not 3:1. Argon to chlorine ratio in mass 2:1 it is given. द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। हमेशा इस चैप्टर में आपको एब्सोलूट टेम्परेचर लेना है, 273 ऐड करना, 300 केल्विन हो जाएगा। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मोलेक्यूल। फर्स्ट मोलेक्यूल ले लो या सेकंड मोलेक्यूल ले लो, दोनों का टेम्परेचर सेम है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT। दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए रेशियो क्या आएगा? 1। अगर मैं यहाँ आर्गॉन लिखता हूँ, यहाँ क्लोरीन लिखता हूँ, क्लियर और नॉट? क्लोरीन गैस, आर्गॉन गैस, Cl ही होता है, Cl2 नहीं होता है। क्लोरीन गैस, आर्गॉन गैस। तो ये पहला आंसर तो मिल गया। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मोलेक्यूल इन 2 गैसेस। तो VRMS ऑफ आर्गॉन टू VRMS ऑफ क्लोरीन। अब VRMS का तो उन्होंने रूट मीन स्क्वायर क्यों बोला, VRMS क्यों बोला, देखना। हमने पहले स्क्वायर किया, फिर रूट किया, फिर मीन किया और फिर रूट लिया। ध्यान से देखना, दोनों साइड रूट लेंगे तो इसे VRMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। पहले स्क्वायर लेने का, फिर मीन लेने का, फिर रूट लेने का। तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, याद रखना, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, RMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। बच्चों, इसलिए इसे हमने RMS लिखा है, RMS स्पीड। जो फिजिकल क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है उसमें हम RMS स्पीड लिखते हैं, ध्यान देना। तो RMS स्पीड ऑफ आर्गॉन टू RMS स्पीड ऑफ क्लोरीन। अब देखिए, टेम्परेचर दोनों का सेम है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिंगल मोलेक्यूल का मास रखना पड़ेगा, उसमें मोलर मास रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों में अगर हम देखें तो RMS स्पीड का जो रेशियो है, इट इज रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन नीचे आएगा, मास ऑफ क्लोरीन ऊपर जाएगा। ऊपर नीचे आप Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मोलार मास ऑफ क्लोरीन, ये मोलार मास ऑफ आर्गन हो जाएगा। दोनों का मोलार मास, क्लोरीन का आर्गन का आपको दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 70.9, 39.9, 70.9, 39.9, क्लियर। तो ये रेशियो हो जाएगा 1.77 का रूट निकालो तो इट इज़ 1.33 के आसपास कुछ होगा। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही लिख रहा हूं मैं, 1.33। ओके बच्चों, आसान सवाल है, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल आसान, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए देखिए देखिए, देखो बच्चों, यहां पे यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप, 235, 238, 235, 238. If both are
प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6, तो इसका जो मोलार मास है U + 6 टाइम्स मास ऑफ फ्लोरीन, इसके एडिशन से मिलेगा। फ्लोरीन का मास कितना है वो मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम हो सकता है। 19 यूनिट लिखा है एटॉमिक मास। इफ बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस which would have larger average speed, which would have larger average speed, मतलब रूट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m या 3RT/mo, तो एवरेज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास m। अब ये 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक टाइप जो है उसमें 6 टाइम्स 19 यूनिट मास एटॉमिक मास दिया हुआ है, एंड 238 + 6 टाइम्स 19 सिक्सा कितना होता है 95 + 19, क्योंकि 190, 19 10 190, 5 95, उसमें 19 ऐड करो कितना होगा 114, तो ये हो जाएगा 349। क्लियर। और वो 3 ज़्यादा 352, ये 352 होगा। इस तरह से वैल्यूज आती है। तो एवरेज स्पीड रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ फर्स्ट टाइप टू RMS स्पीड ऑफ सेकंड टाइप इज रूट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है 235, तो 235 का मास नीचे आएगा 349 और ऊपर आएगा 352। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखिए, इस तरह से ये सॉल्व हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे एस्टिमेट द परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड एट एनी टेम्परेचर, तो परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा डेल्टा B/V इंटू 100, 352/349 हमने लिखा है। ये रेशियो जो आएगा वो 1.0044 आएगा, 1.0044 आएगा। तो परसेंटेज डिफरेंस के लिए क्या होगा, ये 1 होना चाहिए था, इतना ज़्यादा है, तो 0.44% का डिफरेंस है। क्लियर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे 1 - 2 / 2 / 1 × 100 ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 0.44% का वेरिएशन है यहाँ पे। क्लियर। अगला सवाल नहीं, अगला सवाल सिंपल है, देखिए। तो वो आप खुद कर लेना 13.7। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर पॉसिबल है तो मैं वीडियो शूट करके भेज दूंगा।